जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जा रहा तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जब भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा तो आधा मानते हैं उसको हम। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है बच्चे? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसको हम इसी तरीके से लेके चलेंगे जिस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाए। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया हमने, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई, सम के फॉर्मूले पढ़ाए, बाकी सारी चीजें पढ़ाई। ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे हम, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, उसमें सम के फॉर्मूले पढ़ाएंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएंगे। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद में हम क्या करेंगे, तीनों में रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। तीनों में रिलेशन जैसे स्टार्ट होगा, आपके एग्जामिनेशन के ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो उसमें हम जेई मेंस तक के क्वेश्चन पूरे के पूरे लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला हमारा काम ये आता है, जैसे कोई भी टॉपिक है तो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी वो टॉपिक होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है सर? सबसे पहले तो ये बताइए, अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही नहीं पता लगेगा तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें डिफरेंस नहीं होकर रेशियो सेम होता है। टर्म्स का रेशियो क्या होता है बच्चे? सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमने कोई एक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस लिखा है, हमने मैंने लिखा 2 4 8 16 32 64 128 और ऐसे करते 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 1024 तक। ठीक है, मैंने लिख दिया। क्लियर? अब अगर मैं इसको मान लेते हैं माइनस करके देखूंगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 आता है डिफरेंस, 8 में 4 गया तो 4 आता है डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो तो सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि अगर मैं पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड कर दूं, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करा, आंसर कितना आया? 2 आया। ठीक है, 8 को 4 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आया? 2 आया, है ना। अच्छा, 16 को 8 से डिवाइड करा तो कितना आया? 2 आया। 32 को 16 से डिवाइड करा तो कितना आंसर आया? 2 आया। 64 को 32 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आया बच्चे? 2 आया। यानी क्या समझ में आ रहा है? जब भी हम आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, आगे वाली को हम बोलते हैं सक्सीडिंग, सक्सीडिंग टर्म को पीछे वाली यानी प्रीसीडिंग टर्म से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो हो क्या रहा है? ऑलवेज रेशियो दोनों का सेम आ रहा है ना। रेशियो सेम आ रहा है, यानी जैसे 4 को 2 से डिवाइड करा 2 आ रहा था, 8 को 4 से डिवाइड करा 2 आया, है ना। 16 को 8 से डिवाइड करा 2 आया, है ना। 32 को 16 से डिवाइड करा 2 आया, फिर ये भी 2 आया। तो इसका मतलब ये है कि बार 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 जब भी मैं आगे वाली टर्म को, मतलब एक आगे वाली टर्म को एक पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, एक आगे वाली टर्म को एक पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ। एक आगे का मतलब ये है कि इस वाली को इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड नहीं कर रहे, ना ना ना, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। एक आगे वाली टर्म को एक पीछे वाली टर्म से जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे को क्या समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें जो टर्म्स का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। टर्म्स का रेशियो क्या होता है? वो ऑलवेज इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म को आप ऑलवेज जब भी डिवाइड करोगे आपस में तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा? सेम ही आंसर आएगा। अच्छा, जैसे एपी में हम बोलते हैं कि जब डिफरेंस सेम होता है तो उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे रेशियो सेम होता है तो इस रेशियो को, जो ये आपको 2 दिख रहा है ना, यही तो नंबर आया बार बार, इस रेशियो को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और इसको डिनोट करते हैं हम आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। आर होता है बच्चे कॉमन रेशियो। तो जैसे किसी एपी में टर्म्स होती थी, याद है आपको? एपी में हमने टर्म्स लिखी थी A1 A2 A3 A4 A5, है ना। तो उसी तरीके से अगर आपने नहीं भी देखी हमारी पुरानी वीडियोस एपी की, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप जीपी पढ़ने के लिए आए हो तो आपको एपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, कि पहली टर्म को हम A1 बोलते हैं, दूसरी टर्म को हम A2 बोलते हैं, है ना। ये सब तो पता होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म पूछेंगे आपसे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? तो याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं या तो A बोलते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म जो दिख रही है वो A1 ही है। ठीक है, क्या है? A1 ही है।
एक मिनट, ठीक है। सेकंड टर्म को अगर हम बोल रहे हैं, सेकंड टर्म क्या होती है, तो सेकंड टर्म जो होती है बच्चे उसको हम A2 बोलते हैं। A2 जो होता है बच्चे वो AR होता है, ठीक है। थर्ड टर्म अगर हम पूछेंगे, थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म। थर्ड टर्म को अगर हम आपसे पूछेंगे थर्ड टर्म क्या होती है, तो थर्ड टर्म बच्चे A3 बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म अगर आपसे पूछा जाता है फोर्थ टर्म क्या है बच्चे, फोर्थ टर्म क्या है बच्चे, तो वो होता है A4, जो होता है AR⁻3, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो ये होता है A5 होता है बच्चे AR⁻4। तो इसमें एक रिलेशन मिलेगा आपको, क्या मिल रहा है, जो पहली टर्म है उसको A बोल रहे हैं, दूसरी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे A × R की पावर कितनी है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 1। तीसरी टर्म में AR की पावर कितनी है, 2 है, ओके। फोर्थ टर्म में R की पावर कितनी है जरा देखना, AR की पावर कितनी है, 3 है। फिफ्थ टर्म में R की पावर कितनी है, 4 है। तो अगर मैं मान लेते हैं यहां से ऐसे करते करते आपसे पूछूं 19th टर्म क्या होगी, बता पाओगे, तो आप बोलेंगे सर A लिख दो, A19 = A लिख दो, R की पावर 18 कर दो सर, हाँ या ना। ये रिलेशन से आपको समझ में आ रहा है कि 18 क्यों करा मैंने, 18 क्यों करा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है R की पावर उससे एक कम है, R की पावर क्या है उससे एक कम है। तो अगर सपोज करो आपको कोई ना nth टर्म निकालनी है, यहाँ पे nth टर्म निकालनी है, तो ये क्या होनी चाहिए, an बराबर क्या होना चाहिए बच्चे, a r की पावर एक कम, एक कम मतलब n-1, n-1 क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो लिखा है मैंने, ये होता है जीपी का nth टर्म का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म से रिलेशन, ठीक है। तो जैसे एपी में रिलेशन होता है an = a+n-1 × d, ऐसे ही जीपी में रिलेशन होता है an = AR⁻n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं होता कि a+n-1 वाला, ना ना ना, यहाँ पे क्या होता है AR⁻n-1 × d होता है। R क्या होता है यहाँ पे, कॉमन रेशियो होता है, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और AN क्या होता है, लास्ट टर्म या nth टर्म होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा ये एक जीपी है, इसमें AN क्या है, तो AN वो है 1024, वो जो दिख रहा है ना आपको 1024, ये AN है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूंगा A क्या है, तो आप बोलेंगे सर A ये है 2। R क्या है, R है सर, R कितना है यहाँ पे, 2 है, R कितना है, 2 है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। N कितना है, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 2 से लेके 1024 तक कितनी टर्म्स यूज हुई है ना, वो होता है N। 10 टर्म टोटल यूज हुई है, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024, मैं आपको बता देता हूँ। तो 10 टर्म टोटल यूज हुई है, तो N की वैल्यू 10 है। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, ये फॉर्मूले की मीनिंग होती है ना, ये मीनिंग होती है कि ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये कौन सा रेशियो है, ये क्या नंबर ऑफ टर्म है, वो सारा का सारा मीनिंग यहाँ पे डिफाइन होता है। क्लियर है। तो इसमें 4 चीजों का यूज होता है, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आ गई क्या होती है, कि हम किसी भी जीपी में कितने टर्म्स को यूज कर रहे हैं कि वो जीपी खत्म हो जा रही है ना, ओके। एन क्या होता है, जहां पे वो खत्म हो रही है वो है क्या, है ना 1024, देखो जरा लास्ट टर्म। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। तो आर कभी भी निकालना हो, याद रखिएगा आर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चे an अपॉन an-1, ठीक है, सच दैट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम कॉमन रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए an अपॉन an-1 such that n is greater than equals to 2. Why we use this formula, or why we use n should be greater than equals to 2? Because if we put n less than or equals to 2, less than 2, sorry, equals to तो छोड़ो, less than 2, तो होगा क्या, सपोज करो मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो a1 अपॉन a1-1 हो जाएगा a0। हम जब भी नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हैं ना, तो एक नेचुरल नंबर का सेट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जीरोथ टर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा उस केस में, A0 नहीं, A0 तो जीरोथ टर्म हो गई, वो तो गलत हो गया बात। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हम n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा रखते हैं, 2 से कम नहीं रखते। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले पे ध्यान देना है, इस पे और इस पे, बस 2 फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और मैं थोड़े से और चीजें करवाता हूँ। देखो जैसे एपी में फॉर्मूले होते थे ना, एपी में फॉर्मूले किस किस चीजों के होते थे? एपी में फॉर्मूले होते थे, देखो एक तो nth टर्म का फॉर्मूला होता था, है ना, एक सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा सम ऑफ एन टर्म्स का भी हम फॉर्मूला करते थे। तो सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला करते थे, उसमें ये बताते थे कैसे आप एन टर्म्स का सम निकालोगे। तो ऐसे ही जीपी में भी होता है, जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जीपी और एपी में एक डिफरेंस है, पता क्या? जब भी आप जीपी निकालते हो तो जीपी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तक का सम दे सकती है, यानी फाइनाइट जीपी का भी सम होता है, इनफाइनाइट जीपी का भी सम होता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं। हम अगर बात करें सम का, तो सम का बच्चे दो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ अ फाइनाइट जीपी, ऑफ अ फाइनाइट जीपी, और सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का भी सम होता है, फाइनाइट जीपी का भी सम होता है, इनफाइनाइट जीपी का भी सम होता है। सर फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट ऐसी एपी होती है या ऐसी जीपी होती है, फाइनाइट जीपी, जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट कर सकते हो, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पता है कि वो कहाँ पे एंड हो रही है। फाइनाइट का मतलब होता है कि उसका एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, काउंटेबल है, ठीक है, एंड पॉइंट भी है। एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कहीं पे जाके वो खत्म हो गई, ठीक है। तो कोई चीज जो कहीं पे जाके खत्म हो जाती है उसका एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज इनफाइनाइट है तो शायद वो काउंटेबल हो सकती है, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता। क्या नहीं होता? एंड पॉइंट नहीं होता हमारे पास में, हमको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पे खत्म हो रही है। बात समझ में आ रही? तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये नहीं पता कि इनफाइनाइट को भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्यूमरेबल का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो हम सेट थ्योरी में पढ़ाते हैं। हम ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है इनफाइनाइट टर्म्स को भी या इनफाइनाइट नंबर को सेट को भी आप काउंट कर सकते हो। एलिफ नॉट उसकी कार्डिनैलिटी होती है ना। तो दो तरह के होते हैं सेट इनफाइनाइट नंबर के, इनफाइनाइटली काउंटेबल और इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल, ठीक है, क्लियर। तो कैसे होता है वो तो चलो उसमें बताएंगे सेट थ्योरी में। अभी हम बात करते हैं सम ऑफ फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी का जो सम होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला दो होते हैं। एक होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक फॉर्मूला होता है बच्चे एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। दो फॉर्मूला आपको दिख रहे होंगे, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ये यूज करते हैं जब आर जो है वन से बड़ा हो। सेकंड फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आर जो है वन से छोटा हो। यानी अगर कॉमन रेशियो आपका वन से बड़ा आ गया, जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में दो था कॉमन रेशियो, है ना, टू की पावर में बढ़ रहा था ना, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके उसका सम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लेते हैं दो से एक से कम है, सॉरी एक से कम है अगर कॉमन रेशियो, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला ना यूज करके आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, an is sn is equals to a 1 minus r raised to power n upon 1 minus r। जैसे आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इनफाइनाइट जीपी कभी भी अगर आपको दे रखी हो, जैसे सपोज करो कोई जीपी दे रखी है ऐसे a1 a2 a3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक खत्म हो रही है ना जाके, तो इसमें अगर इसका सम निकालना होगा तो इसके जनरली तीन फॉर्मूलाज होते हैं या तीन वैल्यूज होती है। पहली वैल्यू होती है इसकी इंफिनिटी। इंफिनिटी कब होती है सर? इंफिनिटी तब होती है जब आर जो है वन से बड़ा हो जाए। किससे बड़ा हो जाए? वन से बड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिख रखी है कोई जीपी 2 4 8 डॉट 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 और पता नहीं कहां पे खत्म हो रही है, इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। तो इसका अगर मैं कॉमन रेशियो निकालता हूं, जरा निकालना, 4/2 कितना होगा? 2 होगा, वन से बड़ा है। वन से बड़ा है, अगर मैंने बोला इसको ऐड करके कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि एक इंक्रीजिंग जीपी है और मुझे नहीं पता कहां तक जा रही है ना, मुझे नहीं पता कहां तक जा रही। ऐसा नहीं है ना कि ये एक कांस्टेंट पावर है या कांस्टेंट वैल्यू दे रही, नहीं, इंक्रीजिंग जीपी है तो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई करता रहूंगा ये बढ़ती जाएगी। अगले वाला 16 आएगा, उसके बाद 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा, फिर 256 आएगा, 512 आएगा, 1024 आएगा, 2048 आएगा, बढ़ती जा रही है भाई साहब, है ना। अगर ये बढ़ती जा रही है तो मुझे क्या पता कहां पे खत्म हो रही है, तो नहीं पता, तो इनफाइनाइट इसका आंसर होता है, ठीक है। दूसरा होता है अगर आर जो है वो -1 से 1 के बीच में आ जाए,
-1 से 1 के बीच में कुछ भी आ जाए। इसको ऐसे भी लिखते हैं मॉड आर करके भी लिखते हैं, मॉड आर लेस देन 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये आप ज्यादातर अपनी बुक में पढ़ते हो a/1 - r, लेकिन आप सारी कंडीशन नहीं पढ़ते हो, मैं सारी बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा होता है बच्चा -∞। ये तब होता है जब r जो है -1 से छोटा हो जाए। किससे छोटा हो जाए? -1 से छोटा हो जाए यार। -1 से अगर छोटा हो गया तो जीपी जो होगी वो डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगी उस केस में, तो इसकी वैल्यू टेंड करेगी। अगर सपोज करो आर जो है 1 से बड़ा है तो जीपी की वैल्यू इस तरफ टेंड कर रही है इंफिनिटी की तरफ, और 1 से छोटा है तो जीपी की वैल्यू इस तरफ टेंड करेगी यानी -∞ की तरफ। तो इसका आंसर जो होगा वो -∞ की तरफ कन्वर्ज करेगा। यानी ये जो सीक्वेंस होगा, कोई भी जो सीक्वेंस बनाऊंगा उस सीक्वेंस जो है ना वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा -∞ की तरफ, है ना। तो उसका आंसर उस समय निकालना जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा और उसका आंसर -∞ आ जाएगा बच्चे। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो अब ये आपको 3 चीजें 4 चीजें हमने लिखवाई हैं, इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दिमाग में रखना, ठीक है। कभी भी सम पूछा जाएगा ये वाला फॉर्मूला मैं कोई सा भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं इनफाइनाइट का पूछा गया तो मैं जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ जो बीच में दिख रहा है आपको a/1 - r, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं होते कि सीधा देखो और इनफाइनाइट आंसर निकाल दो। कुछ तो क्वेश्चन में सॉल्व करवाएंगे ना आपसे, तो जनरली वो सेकंड जो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना इसके ऊपर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्या सर हमारे को पहले से देखकर ही पता लग जाता है कि इनफाइनाइट जीपी है फाइनाइट जीपी है? बिल्कुल, आपको देखकर ही क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाता है कि जीपी जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसान होता है। क्लियर? चलो इसको आप नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी कि हम बोल क्या रहे हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो अब तक मैं जो है ना तुम्हारा फेवरेट कलर, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक टिप्पू, बेबी पिंक कलर यूज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बेबी पिंक कलर, ठीक है। इससे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2011 का एनडीए का। क्वेश्चन में बोला गया कि विच टर्म ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। क्या है ये? 1/4 -1/2 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसकी कौन सी टर्म जो है -128 है, मतलब ये कहीं पे जाके -128 पे खत्म हो गया है। बताओ ये कौन सी टर्म है इसकी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सीक्वेंस जीपी बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमको ये चेक करना है कि क्या ये जीपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जीपी बनाने के लिए या चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। जरा देखना जरा, -1/2 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है भाई? ऊपर नहीं नीचे, नीचे कट हो गई, ठीक है। 2 2 4, ठीक है। तो ये आ रहा है बच्चे, 2 को ऊपर बचा दो यहाँ पे, तो माइनस का 2 आ रहा है ना। अच्छा अगर मैं क्या करूं, ये 1/2 था ना, 1 को -1/2 से डिवाइड कर दूं तो भी क्या आएगा इसका आंसर? -2 आएगा। तो कहने का मतलब ये कॉमन रेशियो तो कॉमन आ रहा है। रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो आ रहा है -2, रेशियो -2 आ रहा है। तो ये एक तरह की क्या है बच्चे? ये जीपी है। तो हम सबसे पहले तो इसमें ये लिख देंगे कि ये जीपी है, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, कॉमन रेशियो दे रही है। -1/2 को 1/4 से डिवाइड करा तो इसका आंसर -2 आ गया, ठीक है। इसको कट करके 2 को ऊपर बचा दिया, कॉमन रेशियो मिल गया। क्या मेरे पास में फर्स्ट टर्म है? तो आप बोलेंगे यस सर फर्स्ट टर्म इज 1/4, है ना। क्या मेरे पास में ये पता है कि वो कहाँ पे खत्म हो रही है? तो आप बोलेंगे यस सर पता है, -128 पता है जी, है ना। सब पता है हमारे को। अगर ऐसा है तो मुझे ये पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है an = a r⁻n-1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो an कितना है? 128 माइनस का = a 1/4 r कितना है? -2 होल रेज़ टू पावर कितनी है भाई साहब? n-1। ये n की वैल्यू निकालनी है, बस मेरा आंसर खत्म हो गया। तो पहले तो आप ये करिए, इस 4 को उधर पहुंचा दीजिए, ये डिवाइड में तो इधर जाके किसमें कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में। तो 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 1 5 माइनस का 512, ठीक है। माइनस का 512 = -2 इतना बन गया। अब 512 2 की कितनी पावर होता है? तो ये 2 की पावर 9 होता है बच्चे। 2 की पावर कितना होता है? 9 होता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये क्यों करा?
क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए करा। देखो यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे भी मैं चाह रहा था कि -2 आ जाए, उसकी पावर फिर कंपेयर हो जाए। तो देखो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों की ये वाली साइड इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 9 इज इक्वल टू आ गया बच्चे n-1, तो n की वैल्यू आ गई है 9 + 1, तो 10 आ गई। इसका मतलब कौन सी टर्म है बच्चे? 10th टर्म है इसकी जीपी की, है ना, जो कि -128 है। इजी क्वेश्चन है ना, ज्यादा टफ नहीं है भाई साहब, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको लगे कि टफ है, बहुत ज्यादा इजी। सही है ना, बढ़िया। अच्छा, अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया, अब देखो मैं क्या करूंगा, एक एक करके क्वेश्चन देने शुरू करूंगा, आपको आंसर निकालने हैं, और आंसर के लिए आपको 30 सेकंड से 50 सेकंड तक का टाइम लेना है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन होंगे उसके लिए इतना ही टाइम दो यार, ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, जो अगर टफ क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए टाइम बढ़ा देना। ठीक है, टफ क्वेश्चन के लिए टाइम बढ़ा देना, 70 सेकंड से ज्यादा भी ले सकते हो, बट वो क्वेश्चन बोलने के लिए टफ होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? चलो, तो टाइम लीजिएगा अपना, वीडियो को पॉज करके, और एक आंसर निकालिएगा जो आपका आंसर सेटिस्फाई कर गया, मेरे आंसर से मैच कर गया, वो करेक्ट। ठीक है, उसके लिए प्लस कर देना मार्क्स अपने, और जो इनकरेक्ट है उसके लिए क्या कर देना? माइनस कर देना। ठीक है, फाइनल आप ये देखिएगा कि आपके कितने करेक्ट आ रहे हैं और कितने इनकरेक्ट आ रहे हैं, बस वो वही होगा जो आपका फाइनल स्कोर होगा। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, एंड 2011 में आपसे पूछा गया है कि इसका सम कितना होगा। सीरीज है √3 1/3 1/√3 1/3 √3, ऐसे करते करते आगे तक जा रही है। इनफाइनाइट है ये, फाइनाइट नहीं है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, √3/2 3√3/2 2√3/3 और √3। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, आप बताइए। सबसे पहले गिवन सीरीज इज अ जीपी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीपी है, आप इसको देखिए जरा ध्यान से। 1/√3 को आप √3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, √3 3 होता है। या आप ऐसे कर लो, 1/3 √3 को 1/√3 से डिवाइड कर लो तो भी इसका आंसर वही आएगा। देखो, तो एक जीपी है ये। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक जीपी नहीं है। हमारे क्वेश्चन ही जीपी के सारे आज के, है ना, तो ये जीपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जीपी है तो जीपी की, इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है Sn = a/, ठीक है, 1 - r। ठीक है, तो r तो मिल गया, a और चाहिए। a होती है फर्स्ट टर्म कितना बच्चे? √3, तो √3/1 - 1/3, 1 - 1/3 होता है बच्चे 2/3 √3। इसको ऊपर बचा दो तो 3√3 में कितना? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपका भी बी आंसर निकला, बहुत ही बढ़िया, है ना, सही कराया आपने। लेकिन अगर आपका बी नहीं निकला, भाई साहब बहुत ही गड़बड़ कर दी तुमने, पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। दोबारा करो, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, AIEEE। अब पहले ना, पता है जब मेरा टाइम था, मैं थोड़ा सा पुराना इंसान हूँ, है ना जब मेरा टाइम था तो जेई नहीं बोलते थे उसको ना, AIEEE बोलते थे। ठीक है, तो AIEEE 2002 में क्वेश्चन आया था, बोला गया था फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स इज। एक जीपी है जिसकी पांचवी टर्म 2 दे रखी है, और आपसे पूछा गया कि इसकी 9 टर्म्स को प्रोडक्ट करके कितना आएगा। पांचवी टर्म का मतलब ये होता है, ये दे रखा है आपको 2, और आपसे ये पूछा गया है कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ये कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 256 512 102 for none of these। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम लीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, मेरी बात पे पूरा विश्वास करो, मेरी आंखों में देखो, मैं सच बोलता हूँ। ठीक है ना, है ना, तो मैं पूरा आपको भरोसे वाली बात बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आप इसको स्टार्ट करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कैसे करना है, और मैं इसका आंसर बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, इसका एक आंसर है, इसमें A5 दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो A5 होता है बच्चे AR⁴, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। तो इसका यूज करना है मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करना है, तो अब देखो कैसे करेंगे, वो करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है, A1 का मतलब होता है A, है ना, A2 का मतलब होता है AR, A3 का मतलब क्या होता है AR²,
A4 का मतलब होता है AR की पावर कितना होता है बच्चे, 3 होता है ना। अच्छा, A5 के बाद में ये होता है, A6 का होता है बच्चे ये, A7 का कितना होता है, AR की पावर 6 होता है, A8 का कितना होता है, AR की पावर 7 होता है, A9 का कितना होता है, AR की पावर कितना होता है, 8। तो यहाँ पे सबसे पहले A काउंट करो कितनी बार आ रहे हैं, 9 बार, है ना। तो 9 बार आ रहे हैं, A की पावर 9 हो गया। R कितनी बार आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितने होता है भाई साहब, 28, 28 और 8, 8 और 8 16, यानी 36, 28 और 8 36। तो A9R⁴ आ रहा है, इसमें से मैं 9 पावर बाहर निकाल रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा AR⁴9, AR की पावर 4⁴9। ध्यान से देखो, 9 एकम 9, 9 चौक 36 बन रहा है ना पूरा का पूरा, है ना। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2, तो 2 की पावर 9 5.2, लो खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 2002 की बात है यार, AI ट्रिपल ही आसान भी आया था कभी ठीक है, कभी कुछ क्वेश्चन आसान भी आया करते थे, ऐसी बात नहीं। तो जो बोलते हैं ना आपके सीनियर्स, आपके जो क्या बोलते हैं, बूढ़े लोग, मेरे जैसे बूढ़े बूढ़े लोग, है ना, कि हमारे टाइम में तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था मैथमेटिक्स, अरे तुम्हारे टाइम में बहुत आसान हुआ करता था ठीक है। हाँ, हायर मैथमेटिक्स तो भाई हर समय ही मुश्किल रही है ना, हायर मैथमेटिक्स तो मुश्किल ही रही है, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे ये वाली 12th लेवल की, ये तो बहुत आसान थी इनके टाइम पे, है ना। जो पीजीटी वीजीटी में जो क्रैक करते थे या कोई कंपटीशन क्रैक करते थे, पहले तो उसमें मेरिट ही इतनी नहीं जाती थी, तो इतना कुछ नहीं है। जो अब की जनरेशन है, जो अब बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है भाई साहब, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए सबको, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपने आप को ये ऐसा मत सोचिएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे जितनी मेहनत आप कर रहे हैं आपके पूर्वजों ने नहीं करी है, ठीक है, पढ़ाई में बात कर रहे हैं, वैसे तो मेहनत करी होगी उन्होंने, लेकिन पढ़ाई में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से अपने आप को प्राउड रखिए कि हाँ यार हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में ये बोल रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी बी 5 एंड द कॉमन रेशियो बी -5, देन विच टर्म इज 3 1 2 5। चलिए स्टार्ट करिए, 6 5 7 या 8, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी भाई साहब। चलो चलो, कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, आर दे रखा है -5, ठीक है। आपसे बोला गया है कौन सी टर्म इसकी 3 1 2 5 है, तो ए एन दे रखा है 3 1 2 5। पूछा गया है कौन सी टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से फॉर्मूला में रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 4 चीजें यूज होती, तो बोलेंगे हाँ सर, an इज इक्वल टू a r⁴n−1, ये फॉर्मूला होता है सर, इसमें चारों चीजें यूज होती हैं। तो an कितना बचा 3 1 2 5 इज इक्वल टू a5 r⁴ यानी -5⁴n−1। n की वैल्यू निकालनी है हमारे को, इससे इसको काट देते हैं, याद है 6 2 5, 625 इज इक्वल टू -5⁴n−1, ठीक है। -5 की पावर ऐसी कितनी करें कि 625 बन जाए, तो देखो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, कितनी बार करूं मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 इस तरीके से बनता है, 625 बनता है। तो अब इसका मुझे तो ये तो पता लग रहा है 5 की पावर 4 625 होता है, माइनस और लगा दूं अगर मैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -5 की पावर 4 हो जाएगा, -5 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 625 के इक्वल है। तो इसका मतलब -5⁴ इज इक्वल टू -5⁴n−1 होगा। तो बच्चे इसका मीनिंग ये हो गया 4 इज इक्वल टू n-1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 5 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बोला होगा इसमें, है ना, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 9 -3 1/3 और 1, इस तरीके से 1 और 1/3 दे रखा माइनस का। आपसे पूछा गया कि इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होगा, 9 9/2 27/4 या 15/2, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। चलिए
स्टार्ट करिए इसको, टाइम लीजिए इसके लिए 20 सेकंड, 20 सेकंड में हो जाएगा। वैसा भी इनफाइनाइट जीपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, आर निकालो। आर होता है -3/9, 1/3 माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 1/3 हो रहा है, माइनस का 1/3 है क्या, आर। अब आर की वैल्यू मिल गई है मेरे को, ए मिल गया, मेरे को पता है इसका सम का फॉर्मूला होता है SN = A/1 - R। तो ए मतलब 9/1 माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 9/1 + 1/3, तो कितना हो जाएगा 9/4/3, ठीक है। इस 3 को ऊपर पहुंचा दो, 27/4 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात? क्लैरिटी आ रही है ना कि किस तरीके से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, ठीक है। जब तक आपको ये फॉर्मूला अच्छे से नहीं आ जाते मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। ये लो एक और क्वेश्चन, ठीक है, नहीं ये वाला तो हो गया, ये लो एक और क्वेश्चन। आपसे बोल रखा है कि इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है, स्टार्ट करो। क्वेश्चन बोल रखा है 1, 1.01, 1.001 और 1.1, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 2013 का क्वेश्चन है एनडीए का। पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो करिए इसको, कैसे करेंगे। ए इज इक्वल टू पहली टर्म है 0.9, इनफाइनाइट जीपी है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। आर जो होगा बच्चे क्या होगा, 0.09 को डिवाइड करेंगे 0.9 से, पॉइंट हटाओ यहाँ पे 10 आ गया, पॉइंट हटाओ यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। इससे इसको कट कर लो 1 टाइम, तो ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 10 टाइम, तो ये 1/10 आ रहा है। 1/10 को हम चाहें तो 0.1 लिख सकते हैं, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 0.1 लिख सकते हैं। तो SN की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो होती है A/1 - R, है ना। तो A है 0.9/1 - 0.1, 1 में से 0.1 माइनस करो 0.9 होता है, तो 0.9 को 0.9 से डिवाइड करो, 1 आ रहा है इसका आंसर। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी कुछ पूछा गया है, देखो जरा क्या पूछा गया है। बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 अप टू डॉट डॉट डॉट, है ना। डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट सीरीज है, 2012 में क्वेश्चन आ रखा है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 89/128, 57/384, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 85/128 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो तुम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप आंसर क्या निकालना चाहते हो, बट मैं अगर इसको करूंगा तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो ये देखूंगा कि ए कितना गिवन है, ए 1 है। आर कितना गिवन है, आर होता है -1/2 को 1 से डिवाइड करो, होता है या नहीं होता। हाँ जी, यही बात कर रहे हैं, पूरी वीडियो में यही बोल रहे हैं कि आर कैसे निकालना है ना। तो -1/2 आ रहा है, यानी -1/2 का जो इसमें रेशियो गैप है वो -1/2 का है। अब आपको इसका सम निकालना, तो ऐसा नहीं कष्ट होता है बच्चे, A/1 - R, सिंपल फॉर्मूला यूज करिए। तो A हो गया 1/1 माइनस माइनस का 1/2, कितना हो गया बच्चे 1/1 + 1/2 यानी 1/3/2 यानी 2/3, ठीक है। एक इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, रुक जाओ। फर्स्ट 8 टर्म्स पूछा है इसमें इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट 8 टर्म्स का सम पूछा है तो इनफाइनाइट सीरीज, बट इन्होंने बोला है कि इसको ना 8 टर्म तक ही निकालना है। तो 8 टर्म तक निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट सीरीज जो है उसका फाइनाइट टर्म्स तक हमारे को निकालना है। तो फाइनाइट टर्म्स तक हमारे को अगर निकालना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप इनफाइनाइट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यानी फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब भी आपके पास में फाइनाइट टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको क्या होता है, SN के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चे। एक तो ये होता है SN = A R⁻n-1/R-1, ठीक है। एक होता है SN = A 1 - R⁻n/1 - R, ठीक है। इन दोनों में से एक फॉर्मूला हम लगाते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला कब लगता है, फर्स्ट वाला तब लगता है जब R जो है वो 1 से क्या हो, बड़ा हो, है ना। अगर R 1 से छोटा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगता है। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो जो है -1/2, यानी 1 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 1 से छोटा है ना, इट इज लेस देन 1, है ना। तो लेस देन 1 है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा A 1 - R⁻n/1 - R का, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें। A की वैल्यू देखो 1 है, 1 - R⁻n, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 8 टर्म्स का सम निकालना है हमारे को, ठीक है ना। तो 1 - -1/2 की पावर 8 हो गया, ठीक है, अपॉन 1 - -1/2, ठीक है, ऐसा कुछ बने। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया,
ठीक है, तो ये नीचे हो गया 3/2। ऊपर देखना जरा, ऊपर हो गया 1 माइनस, और -1 की पावर 8 1 ही होता है। 2 की पावर 8 अगर हम करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256, तो 1/256। ठीक है, ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 256 - 1 255/256 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको कट करो 128। ठीक है, ओके, 3 से इसको कट करो, 3 1 3 7 21 3 8 24 3 5 15, तो 85 आ रहा है अपॉन 128 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन अगर आपका आया तो वो तो बढ़िया, नहीं आया तो वैसे आप देखो क्या गड़बड़ करी है तुमने। मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है पक्का? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि इफ द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5 - 5/2 5/4 - 5/8 डॉट 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 अप टू 5/1024। ठीक है, ये आपको बोल रखी है इसकी nth टर्म जो है 1024 5/1024 है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, 11 10 9 या 4? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपसे पूछा गया है। 30 से 45 सेकंड का आपको टाइम लेना है। ठीक है, इस टाइम के अंदर जो आपका आंसर आ जाता है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, अब इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ, बहुत अच्छी चीज, पेन चेंज करता हूँ, कलर चेंज। तो सबसे पहले ए जो दे रखा है इसमें 5 दे रखा है, आर देखो -5/2 को 5 से डिवाइड करो, तो इससे इसका करा डिवाइड तो माइनस का 1/2 आ रहा है, तो आर आ रहा है माइनस का 1/2। अब ये बताइए कि इसमें और क्या गिवन है, आर गिवन है, ए गिवन है, और क्या है, ये क्या है बता सकते हैं? 5/1024 क्या है? इफ द nth टर्म बोला है ना उसने, तो nth टर्म गिवन है, यानी ये लास्ट टर्म गिवन है आपको। आपसे बोल रखा है कि an जो है 5/1024 है। ठीक है, 1024 है, ऐसा है। अब जैसे आपसे पूछा जाता है n की वैल्यू निकालो, तो देखो ए आर और ए एन कभी गिवन हो और n की वैल्यू पूछी हो तो इसमें एक रिलेशन होता है, ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर इज टू पावर n - 1। ठीक है, तो इसमें देखो ए भी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये निकालना है। तो ये निकालना है तो 5/1024 पर सबकी वैल्यू डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 5 इंटू -1/2 होल रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा बच्चे, n - 1 हो जाएगा। इससे इसको कट कर लो, 1 टाइम कट होता है। एंड 1024 आपको ये देखना है कि इसकी कितनी पावर होता है, 2 की कितनी पावर होता है। तो ये होता है शायद 2 की पावर 10, तो 1/2 रेस्ट टू पावर 10 लिख दो इसको। ठीक है, और इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1/2 होल रेस्ट टू पावर 10 भी लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर 1/1024 ही आएगा। देखो -1 की पावर 10 +1 होता है, 2 रेस्ट टू पावर 10 1024 होता है, इज इक्वल टू -1/2 होल रेस्ट टू पावर n - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बेसिस कंपेयर करेंगे। तो बेसिस अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे -1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, -1/2 बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यानी ये वाला बेस इस वाले बेस के इक्वल है। तो कब हो सकता है, जब पावर भी इक्वल हो। तो इसका मतलब 10 किसके इक्वल होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 10 इज इक्वल टू होगा n - 1 के, तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 10 + 1 11 हो गई आपकी वैल्यू। लॉजिक ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, ए फॉर अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया पक्का? चलो बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्लास खत्म करेंगे, है ना। देखो जरा, और उस क्वेश्चन को करने के लिए अपनी जी जान लगाना, देखते हैं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। कोई जी जान वैसे इतनी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं लेकिन तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ये रहा क्वेश्चन, देखो ट्रिग्नोमेट्री डाल दी हमने थोड़ी सी ना सीक्वेंस सीरीज में, तो कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ भाई साहब। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके पास में एक सीरीज है 1 + sin x + sin स्क्वायर x + डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, यानी एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसकी वैल्यू 4 + 2√3 के इक्वल आती है, वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, यानी x जो है वो 0 से पाई के बीच में कोई नंबर है, एंगल है। ठीक है, और x π/2 नहीं है, ये मना कर रहा है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, यानी ये x पूछ रहा है, ये क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है,
चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे बोला गया पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 होगा, पाई बाय 6 2 पाई बाय 3 होगा, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है पाई बाय 3 या 5 पाई बाय 6 होगा। फोर्थ ऑप्शन है 2 पाई बाय 3 होगा या पाई बाय 6 होगा। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन में दो आंसर है, ठीक है। ये दोनों आंसर सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो सेटिस्फाई करके ये सीक्वेंस पूरा का पूरा फुलफिल होना चाहिए, उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म जो है वो तो 1 है ना, पहली टर्म तो 1। फिर हमारा दूसरा काम रहता है कॉमन रेशो निकालना। कॉमन रेशो होता है साइन एक्स, यानी इसको इससे डिवाइड करो तो साइन एक्स हो, सही है ना। फर्स्ट टर्म आ रही है, कॉमन रेशो भी आ गया। अब तीसरा काम, और क्या गिवन है, और गिवन है हमारे को सम। सम गिवन है इसका 4 + 2√3, ये इसका सम, ठीक है। 4 + 2√3। सम का फॉर्मूला होता क्या है, इनफाइनाइट जीपी। बताओ क्या होता है, a/1 - r, है ना, इज इक्वल टू 4 + 2√3। अभी इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो a की वैल्यू 1/1 मतलब अपॉन 1 - r की वैल्यू है sin x, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है 4 + 2√3। ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 1/4 + 2√3। दैट मींस आई एम ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, ठीक है। तो whenever we transpose something from left hand side to right hand side, it changes its symbol। तो क्या चीज, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सिंबल कौन सा है, तो ये डिवीजन में है। तो डिवीजन में है तो इधर जाके किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में है तो इसमें इधर जाके किस में कन्वर्ट होगा, ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा 1 - sin x की वैल्यू जो आ रही है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ वैसे, है ना ये कोई एंगल वैल्यू नहीं होती, एंगुलर वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, अगर ये अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा तो कोशिश ये करते हैं कि नीचे का ना रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो √3 है, इसको हटाना है मेरे को। तो इसमें हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, क्लास आई गेस 9th में 8th में हम ये पढ़ते थे कि अगर हमारे को नीचे से रूट हटाना है ना। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि ये पढ़ते थे कि वो क्वेश्चन आते थे एक्सरसाइज 1.3 1.4 में, वो क्वेश्चन आते थे प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो उसमें क्या होता है, नीचे रूट में कभी भी आंसर आता था ना, तो फाइनल आंसर नहीं होता, ठीक है। तो रूट ऑलवेज हटाना होता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर आपके पास में ऐसा कोई नंबर है, इसका रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए इसके अपोजिट सिंबल से आपको क्या करना है, सेम ही नंबर को अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो जैसे 4 + 2√3 है तो 4 - 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, रूट हट जाता है। अब ये रूट कैसे हटता है सर, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलते हैं a + b * a - b का, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज यूज होता है हर बार। तो इसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो जब भी आप रैशनलाइज करोगे ना, नीचे ऐसे बनेगा, ये a + b * a - b ऐसे बनेगा। ये देखो, ये a + b के जैसा लगेगा, ये a - b के जैसा लगेगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, है ना, इसकी वैल्यू जो होगी वो a² - b² के इक्वल आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये तो ऊपर वाले को तो ऐसे रखो, नीचे वाला बनेगा a² यानी 4 का स्क्वायर -b², 2√3 का होल स्क्वायर। √3 है ये बच्चे, ठीक है ना। √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - sin, समझ रहे। अच्छा, ये 4 का स्क्वायर मेरे को आता है करना, 16 होता है ना। 2 का भी आता है, ये मेरे को 4 होता है। √3 का जब भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये 3 आता है इसका आंसर। मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, √3 का स्क्वायर 3 बन रहा है, तो 4 3 ये कितना हो रहा है बच्चे, 12 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है इसको 4 - 2√3, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 - sin x, ऐसे दिख रहा है। 16 में से 12 गए, 4 हो गया। तो ये हो गया 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 - sin x। बस लास्ट हो गया बस खत्म। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से ना 4 से इस वाले 4 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ ऐसे बनेगा 4/4 - 2√3/4 इज इक्वल टू 1 - sin x, ठीक है, ऐसा कुछ बने। तो इससे इसको कट कर लो, 1 आ गया। इससे इसको कट कर लो, 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है 1 - √3/2
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। देखो 1 से 1 कट हो रहा है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये √3/2 बराबर साइन एक्स आ रहा है। तो साइन एक्स की वैल्यू √3/2 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती होगी अगर, तो साइन एक्स जो होता है √3/2 60 डिग्री को होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। ठीक है, क्या लिखते हैं π/3, तो एक्स आ गया कितना π/3 आ गया। क्योंकि ये प्लस का √3/2 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 2 क्वाड्रेंट होते हैं नीचे, हमारे पास में जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट होता है बच्चे, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इस क्वाड्रेंट को तो हम थीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं π-θ। इसमें और इसमें दोनों में साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, इस वाले में भी पॉजिटिव होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें सारे होते हैं तो साइन भी होगा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है थीटा यानी π/3। अगर इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ तो π-π/3, π-π/3 अगर मैं करूंगा तो कितना होता है बच्चे 2π/3। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, हाँ आपको करना नहीं आता होगा बात अलग है, लेकिन टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा। तो थोड़ा सा ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस सीरीज करा रहे हैं तो आप बाकी चैप्टर भूल जाओ। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतना कर लेते हैं। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।